अच्छा, क्वेश्चन जो है ना अभी 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 भी आया है, और ये क्वेश्चन जो है ना एक आया है आपकी क्लास की तरफ से कि भाई ए एस पी डॉट नेट में और ए एस पी डॉट नेट कोर में क्या फ़र्क है। ठीक है, ए एस पी डॉट नेट में क्या फ़र्क है और ए एस पी डॉट नेट कोर, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये प्लीज़ थोड़ा सा इनको रिव्यू कर लेते हैं चीज़ों को। इसमें जो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन डिटेल जब आप लोग करेंगे ना तभी आपको इसका ज़्यादा पता चलेगा, जब वो एक्चुअल आप होते हुए देखेंगे। लेकिन माइनर सा मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ध्यान में रखिएगा जी, जो ए एस पी डॉट नेट कोर है ना, ए एस पी डॉट नेट कोर डेफिनेटली आपका जो है ना लेटेस्ट रिलीज़ है, जो कि डॉट नेट कोर आपका फ्रेमवर्क है, उसकी अंदर एक टेक्नोलॉजी है जो कि ए एस पी डॉट नेट कोर है। ठीक है, और इससे प्रीवियस जो वर्जन था उसको सिंपली डॉट नेट कहा जाता था। ठीक है, डॉट नेट कोर 2015 में हमारे पास आया, और 2015 से पहले ये सिंपली डॉट नेट हुआ करता था। अच्छा, ये 2015 से ऑनवर्ड ये नहीं हुआ कि डॉट नेट कोर आ गया और डॉट नेट जो है ना वो क्लोज हो गया। नो, बिल्कुल एक ऐसा स्टेशन आया जहाँ से ना ये डॉट नेट कोर और डॉट नेट जो सिंपल डॉट नेट था ये सेपरेट हो गए और पैरेलल में चल रहे हैं, दोनों पैरेलल में चल रहे हैं। ठीक है, तो और डॉट नेट अभी बंद नहीं हुआ, डॉट नेट का जो है वो भी बंद नहीं हुआ। हमारे पास डॉट नेट कोर में जो है एक नया तरीके से लिखा गया, उसमें कई इम्प्रूवमेंट्स, कई जो है ना वो नए फीचर्स ऐड हुए, और उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि डॉट नेट जो आपके पास कोर की जो, अच्छा जी, अच्छा देखिएगा ए एस पी, चलें चलें, ए एस पी डॉट नेट जो है हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि ये पैरेलल में ना दोनों वर्जन चल रहे हैं, और ए एस पी डॉट नेट यानी कि डॉट नेट पैरेलल में चल रहा है डॉट नेट कोर के, और उसी के बेस पे जो उनके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कि ए एस पी डॉट नेट और ए एस पी डॉट नेट कोर एम वी सी, ये दोनों पैरेलल में चल रही हैं। ठीक है, कुछ अर्से बाद डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है ना उसकी डेवलपमेंट जो है उसकी फर्दर रिलीज आना बंद हो जाएंगी, और माइट भी इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसका जो करंट वर्जन हमारे पास चल रहा है ना वो चल रहा है आई थिंक सो 4.8 या 4.8 समथिंग चल रहा है, वो माइट भी उसका लास्ट वर्जन हो डॉट नेट फ्रेमवर्क का। और इसके पैरेलल में हमारे पास जो डॉट नेट कोर है इसका 3.1, यानी कि ए एस पी डॉट नेट का ए एस पी डॉट नेट कोर का 3.1 रिलीज़ चल रहा है, और जब डॉट नेट कोर 5 आ जाएगी तो फिर ये सिर्फ कोर की ही एप्लीकेशंस के कोर की ही जो आपके पास जो टेक्नोलॉजीज़ जो इस पर बनी हुई हैं उन्हीं की सिर्फ जो है ना अपडेट्स, या उन्हीं में जो इन्हांसमेंट जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट देगा। तो एक चीज़ तो ये कहना कि ये उसका नेक्स्ट रिलीज़ है, बिल्कुल उसका नेक्स्ट रिलीज़ नहीं है हमारे पास। ये जो ए एस पी डॉट नेट और ए एस पी डॉट नेट कोर दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। ए एस पी डॉट नेट कोर फ्रॉम स्क्रैच अगर कहा जाना चाहिए कि बिल्कुल ठीक होगा ये, कि इसकी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल शुरू से लिखी गई हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना इसको टोटली न्यू जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो डेवलप किया है। इसके साथ साथ इसमें जब आपकी नई जो इसको न्यूली राइट किया गया है, इसमें कई चीज़ें जो कि प्रीवियस वर्जन में थी ही नहीं वो भी इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका ए एस पी डॉट नेट कोर है, अब जितनी भी स्लाइड्स आएंगी ये जो बातें हम करेंगे ये प्योरली ए एस पी डॉट नेट कोर के हवाले से करेंगे। ठीक है, और बात यह है कि जो आपका ए एस पी डॉट नेट कोर है या डॉट नेट कोर अगर बात करें तो ये कम्प्लीटली सपोर्ट करता है डॉट नेट को, यानी कि प्रीवियस वर्जन को, या जो इससे जो पहले चीज़ चल रही थी उसको कम्प्लीटली सपोर्ट करता है। कौन? डॉट नेट को, यानी कि ए एस पी डॉट नेट कोर ए एस पी डॉट नेट की तमाम चीज़ों को सपोर्ट करती है। अच्छा, सपोर्ट करने का मतलब ये है कि माइट भी हम कोर के अंदर रहते हुए डॉट नेट फ्रेमवर्क का कोड ना लिख सकें, लेकिन अगर आपके पास डॉट नेट फ्रेमवर्क का कोड लिखा हुआ है तो वो डॉट नेट कोर के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, आपको सपोर्ट उस हवाले से मिलेगी। ठीक है, और आपकी अगर आपने कोड अपनाना है आपके पास और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप रन करें, वो बिल्कुल रन होता है, विदाउट एनी एरर रन होता है। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, क्योंकि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो था वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था। क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस कि वो विंडोज़ पे ही चलता था, बाकी प्लेटफॉर्म्स यानी कि लिनक्स पे, मैक वगैरह पे वो नहीं चलता था। ठीक है, जबकि आपका ये जो डॉट नेट कोर है ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म है, विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, जिसके लिए चाहिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, इवन क्लाउड के लिए भी यहाँ पर एनवायरनमेंट सपोर्टेड है। अच्छा जी, जो जो चेंज आपकी ए एस पी डॉट नेट और ए एस पी डॉट नेट कोर के हवाले से, उसमें एक और चीज़ जो आती है वो प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो उसमें काफ़ी चेंजेस हमारे पास आई हैं प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के हवाले से। देखिएगा, ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, सबको नज़र आ रही है ना ये स्क्रीन आपको?
इसमें जो हमारे पास ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो का होता है ये वो है, ठीक है। इसमें इसमें हमारे पास जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क बेस्ड जो हुआ करता था, जो हुआ स्टिल है, आई एम सॉरी, स्टिल हमारे पास जो डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो सिनारियो बनता है, उसमें अगर हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें अगर हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि आपकी लेट्स से मॉडल व्यू कंट्रोलर पर बेस करती हुई एक वेब एप्लीकेशन हो, तो उसका टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। टॉप लेवल पे सॉल्यूशन है, सेकंड लेवल पे आपके पास आपका एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें ऐसे हुआ करती थी, ठीक है। प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़, प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस अगर आप ऐड करवाते हैं एक्सटर्नल्स के, ये वहाँ उसमें होते हैं। ऐप डाटा, यानी कि अगर आप कुछ चीज़ें जो कि डेटाबेस के हवाले से हैं, डेटा फाइल एग्जैक्टली प्रोजेक्ट का पार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे रखवा देते थे। मॉडल व्यूज़ और कंट्रोलर का फोल्डर बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि डॉट नेट कोर के अंदर है। इसमें जो ऐप सेटिंग और जो जेसन बेस जो प्रोजेक्ट की सेटिंग है वो यहाँ पर जो है वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर वेब कन्फिग नाम की फ़ाइल हुआ करती थी, ठीक है। वेब कन्फिग नाम की जो फ़ाइल है इसके अंदर ये XML बेस्ड जो है ना फ़ाइल होती है, और इसी में आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसी में आपकी प्रोजेक्ट की जो फ्रेमवर्क की सेटिंग्स, इसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी की सेटिंग्स, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें ना आप वेब डॉट कन्फिग फ़ाइल के अंदर जो है ना वो लिखा करते थे। बड़ी फेमस फ़ाइल जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क की सपोर्टेड जो आपकी वेब एप्लीकेशंस हैं उनके लिए जो लिखी जाती हैं वो डॉट नेट फ्रेमवर्क में, उसमें ये वाला आर्किटेक्चर आपके पास होता है। क्लियर है जी ये बात आपको? अच्छा अच्छा, अब आते हैं हम लोग जो हमारे पास कोर का जो है ना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई थी। कोर का जो 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 ओवरऑल जो पैकेज है ना कोर का, ये क्लीनर कोड है, ध्यान में रखिएगा। इसमें कोड काफ़ी एक तो शॉर्ट भी है, ठीक है, कदरे शॉर्ट है, प्लस इसमें ना क्लीनर कोड जो है ना वो लिखते हैं काफ़ी प्रीवियस के कंपैरिजन अगर हम करें, और इसी में जो आर्किटेक्चर है ना वो भी क्लीनर है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो कोड था, डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो आर्किटेक्चर था, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने चीज़ें एक दफ़ा साथ डिप्लॉय कर दी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अंदर जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सअप जो है ना वो साथ साथ ऐड ऑन करते रहे। जबकि जो कोर के हवाले से जब कोर को इन्होंने रीराइट किया इसमें, तो इसके प्रीवियस यानी कि इसका जो एंसेस्टर था उसकी कई चीज़ों को इन्होंने जो है ना वो स्ट्रीमलाइन किया, उनको जो है ना क्लीन अप किया उसको। और उसमें अब आप देख लें आपके पास कितना सिंपल जो है इसमें आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है आपके कोर की प्रोजेक्ट का। कि प्रोजेक्ट है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, 3 चीज़ें, स्टार्टअप फाइल, ऐप सेटिंग और जेसन। और यहाँ पर आपके पास जो है वो एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं हुआ करती थी जो कि आपने WWW रूट के हवाले से जो है ना आपके पास है यहाँ पर, जिसमें के कोर में अब WWW रूट का ये एक फ़ोल्डर है, ध्यान में रखिएगा, ये फ़ोल्डर है और इस फोल्डर का ना आइकन भी डिफरेंट है। ये फ़ोल्डर जो है ना एक ख़ास अहमियत रखता है कोर के प्रोजेक्ट में। ये एक तरह से ग्लोबल फोल्डर है यहाँ पर, इसके कंटेंट को आप प्रोजेक्ट में से कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। और ये इन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है अपने स्टैटिक कंटेंट के लिए। स्टैटिक कंटेंट में आपके पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, आपकी इमेजेस की फाइल्स, आपकी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी आप WWW रूट में रखते हैं, ठीक है। ये वो पर्पज़ था जो कि यहाँ पर मिसिंग था। एक बात होगी। दूसरी बात ये जी कि इसमें कई सेटिंग्स जो कि प्रीवियस वर्जन में थी वो आप यहाँ पर ना बड़ी आसानी से हो जाती हैं। वो आगे चलेंगे तो वो भी देखेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में और क्या चीज़ें और वो किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हैं। क्लियर है प्लीज़ ये चीज़ आपको? चलें, थैंक यू जी। अच्छा जी, बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि देखिएगा लास्ट सेशन में ये बात भी आई थी हमारे पास कि सॉरी एक साहब हैं सर, साद भाई आपके साथ एक और साथ होते हैं, उसामा नाम है उनका। नहीं, आपके पास यहाँ पे एक एसन जी, क्वेश्चन जी, ठीक हो गया। एसन साहब ने लास्ट सेशन में ना ये क्वेश्चन किया था IAS से रिलेटेड। याद है क्वेश्चन क्या था वो IAS से? सॉरी जी, सॉरी साद भाई आपने किया था। अच्छा जी, यार मैं भूल गया, मेरे ध्यान में था कि उन्होंने किया है जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, IAS से ना हमने, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको आंसर किया था कि नहीं किया था मैंने।
इसमें एक पार्ट मिसिंग था, एक पार्ट मिसिंग ही रह गया था कि मैंने आपसे कहा था कि अभी हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आपको IAS एक्सप्रेस नज़र भी आ जाएगा। ठीक हो गया, वो हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था। सेशन के बाद मेरे जहन में आया कि ये चीज़ ना मिस हो गई है मेरे से। अगर आप प्रोजेक्ट चलाएंगे ना, तो प्रोजेक्ट चलाएंगे तो आपको टास्क बार में IAS एक्सप्रेस नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये डेवलपर बेस्ड जो है ना, यानी कि डेवलपर की ज़रूरतों को सामने रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि भाई शायद हर एक के पास ना वेब सर्वर नहीं होता। ठीक है, और पहले शायद होता भी नहीं था। और अब जबकि हमारे पास ये पार्ट ऑफ जो है ना विंडोज़ ही आपके जो है ना IAS उसमें आ गया है। और ये अगर बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक इंस्टॉल नहीं होता, अगर इसको आप विंडोज़ के फीचर्स जाके ऑन करें तो ये ऑन हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। और उसमें बात ये होता है कि आप डायरेक्टली इसके ऊपर फाइल्स जो है ना होस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी फाइल्स। अच्छा, हम लोग इस टॉपिक पे थे जी, जब हम IAS की बात कर रहे थे। देखिएगा कि हमारे पास जो कोर का जो चीज़ें हैं ना, जब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म आपकी हुई हैं चीज़ें, जब आप विंडोज़ से हटकर बाकी चीज़ों के ऊपर भी चले गए हैं, तो IAS तो सिर्फ विंडोज़ पर अवेलेबल है। ठीक है, IAS सिर्फ विंडोज़ पर अवेलेबल है। IAS आपके पास जो है ना वो लिनक्स पे या बाकी मैक वगैरह पे अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये इसकी सपोर्ट जो है वो बाकी जो जब प्लेटफॉर्म है उनके वेब सर्वर के लिए भी होना चाहिए। विंडोज़ का जो अपना वेब सर्वर है उसका नाम IIS है। ठीक है, और IIS स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर। ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ पर है, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर। और ये कहना चाहिए कि ये बड़ा ना नटोरियस जो है ना वो वेब सर्वर है, यानी कि इतना मशहूर नहीं है, इसको डिसलाइक किया जाता है ज़्यादा, इसको इतना पसंद नहीं किया जाता। मजबूरी सिर्फ ये है कि ये विंडोज़ पे ही चलता था, और इसको पसंद ना करने की वजह PHP थी कि PHP पे इसकी इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं थी। ठीक है, और PHP का जो अपना जो वेब सर्वर है, यानी कि PHP का जो वैम्प के हवाले से या और इसके अपने जो फ्लेवर्स हैं, उनमें ना वो लोग ज़्यादातर उसको पसंद करते थे। तो सिर्फ .NET के डेवलपर या माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर, ये स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ASP के जो डेवलपर यानी कि एक्टिव सर्वर पेजेस टेक्नोलॉजीज पे जो काम कर रहे थे, उन बेचारों की मजबूरी थी कि आप IAS पे काम करें। IAS का 7 की जो रिलीज़ थी वो, और उसके बाद की जो वर्जन आए हैं उस उन्होंने कुछ बेहतर जो है ना परफॉर्मेंस दी है। तो अब जब वो परफॉर्मेंस बेहतर देना शुरू हुआ तो हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम चले गए। प्लेटफॉर्म जो है आपका नॉन विंडोज़ है। अब नॉन विंडोज़ के अपने जो वेब सर्वर हैं उनकी भी इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है। अब ये जो .NET कोर का यानी कि ASP.NET कोर का जो रिलीज़ हैं, ये बाकी OS के जो रिलीज़ हैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के, उन सबको सपोर्ट करती है जी। ये एक अच्छी खबर है इसमें। और इसमें जो है ये लिनक्स का है जी, अपाची है आपके पास, डॉकर है आपके पास, ये इनकी सपोर्ट जो है ना आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, डॉकर बड़ी मज़े की चीज़ है। डॉकर पे जो है ये एक तरह से वेब सर्वर नहीं है, बल्कि ये डॉकर वेब सर्वर नहीं कहा जाना चाहिए इसको। ये एक तरह से कंटेनर है। ये करता ये है कि ये OS की ना वर्चुअलाइजेशन दे देता है। आपको जिस OS की वर्चुअलाइजेशन चाहिए, आपको उसकी जो है उसमें ये सपोर्ट दे देते हैं, आप उसको जो है ना वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है एक जो .NET कोर के में, जो कि स्पेसिफिकली ASP.NET कोर के हवाले से अगर हम बात करें, तो ASP.NET कोर में हमारे पास कैस्ट्रल एक सर्वर आया है। और जो कैस्ट्रल सर्वर है ना, ये वेब सर्वर है और ये इंटरनल वेब सर्वर है। ये विजुअल स्टूडियो का कहा जाना चाहिए, .NET का कोर का कहा जाना चाहिए। और अभी इस वक्त जो आपके पास जो वेब सर्वर, जब आप .NET कोर के अंदर या ASP.NET कोर के अंदर एप्लीकेशंस बनाएंगे, चलाएंगे, तो वहाँ पर आपके 2 वेब सर्वर एक्टिव होते हैं। एक आपका IAS, उसमें एक्सप्रेस कह लें, अगर आप एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं वो कह लें, और दूसरा आपके पास जो है ना वो कैस्ट्रल वेब सर्वर है। कैस्ट्रल इनसे एज जो है वो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, लेकिन जो है वो इसको एक्टिव किया भी जा सकता है। और ये जो कैस्ट्रल वेब सर्वर है, एक्चुअली ये आपकी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपके बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बाकी जो आपके जो लिनक्स है और बाकी मैक का जो आपके पास वेब सर्वर है, उनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन है, जो डाटा की शेयरिंग है, या उनके दरमियान जो होस्टिंग है ना, जो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, वो आपका कैस्ट्रल वेब सर्वर कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा जी, ये चीज़ें थी जी जो कि आपकी ASP.NET कोर के हवाले से और ASP.NET के हवाले से, यानी कि इनमें जो डिफरेंसेस हैं इनके हवाले से जो हमने बात की हैं, वो ये चीज़ें थी।
इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमने कवर करनी है आज, वो ज़रा देख लें आप। अच्छा जी, विजुअल स्टूडियो सबके पास इंस्टॉल है? विजुअल स्टूडियो सबके पास इंस्टॉल है 2019, ठीक है। और एक मैं चीज़ थोड़ी सी रिव्यू करवाऊँगा थोड़ी सी इसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से, और एक इसमें कि आपके पास अगर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है तो आप किस तरीके से इसका ऑफलाइन वर्जन जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भी ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है जी यहाँ तक आपको? जी अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि इंटरनल में और इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। इंटरनल जो आपका इंटरनल आईएएस के हवाले से बात कर रहे हैं या कैस्ट्रल के हवाले से बात कर रहे हैं? जी देखिएगा, आईएएस जो है, जी मैं बताता हूँ प्लीज़, जी मैं बताता हूँ। जो आईएएस सर्वर है ना, आईएएस सर्वर आपके पास बेसिकली एज पार्ट ऑफ विंडोज़ इंस्टॉल होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं हुआ होता। आपको ये अगर आप कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, वहाँ से विंडोज़ कंपोनेंट में जाएंगे तो वहाँ पर ना आपको ये आईएएस और इससे रिलेटेड चीज़ें ना आप इंस्टॉल कर लेंगे। और जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने सिंपल जो है अपना ब्राउज़र ओपन करें और वहाँ पे एड्रेस में लिखें लोकल होस्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका आईएएस का जो होम पेज है उसको शो करवा देंगे। इट मीन्स कि आपके पास इंस्टॉल हो गया और ये लिसन भी कर रहा है, ठीक है। ये काम तो वहाँ से होता है। जो आईएएस एक्सप्रेस है, आईएएस एक्सप्रेस आपके पास एज पार्ट ऑफ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होता है, ठीक है। एज पार्ट ऑफ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होता है। अब देखिए कि क्यों एज पार्ट ऑफ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होता है। और लेट से आप एक नई मशीन लेकर आते हैं, उसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं और उसके ऊपर जो है ना आप अपनी वेब डेवलपमेंट जो कि लेट से एक्टिव सर्वर पेजेस की किसी भी एडिटर के अंदर कर शुरू कर देते हैं, और विजुअल स्टूडियो नहीं के अंदर नहीं बल्कि आप सबलाइम यूज़ करते हैं। सबलाइम एक एडिटर है वेब के हवाले से, ठीक है। इसमें बाकी प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, कई लैंग्वेजेस इसको सपोर्ट करता है ये, और बड़ा एक्सेलेंट एडिटर है ये और फेमस भी है काफ़ी। तो अगर आप सबलाइम में काम करते हैं, सबलाइम में तो कोई वेब सर्वर नहीं गिवन आपके पास, तो आप क्या करते हैं, जब आप एक वेबसाइट या वेब पेज बनाएंगे उसको होस्ट करवाना चाहेंगे कहीं पे, विंडोज़ आपने इंस्टॉल की हुई है और आपको नहीं मालूम कि जी, या आपकी लेट से जो विंडो है उसके अंदर वो आईएएस नहीं है, तो फिर आपको तो चाहिए होगा, आपने तो एप्लीकेशंस अपनी वेब की चलानी है, वो कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, सोल्यूशन ये दिया हुआ है कि विजुअल स्टूडियो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आईएएस भी साथ ही जो है ना, आईएएस एक्सप्रेस साथ इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब ये एक तरह से मिनिएचर में ना एक वेब सर्वर है, और वो सिर्फ आपकी उस पर्टिकुलर वेबसाइट को या वेब प्रोजेक्ट को जिसको आप बनाकर काम कर रहे हैं, सिर्फ उसको होस्ट करवाता है। और वो भी उतनी देर जितनी देर आप उसको कंट्रोल F5 करके एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, आईएएस एक्सप्रेस जो एक्टिव होता है आपकी इस कोड को होस्ट करवाता है, आउटपुट दिखाता है ब्राउज़र पे, और जैसे ही आप बंद करते हैं खुद भी बंद हो जाता है। वो आईएएस एक्सप्रेस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी, जी जी जी, ठीक है। जी 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 जी, सबलाइम जो है एडिटर है, बिल्कुल सबलाइम एडिटर है जी। सबलाइम एडिटर है वो आपकी जो है ना HTML CSS, तो मतलब उसमें डायरेक्टली आपकी जब आप उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो आपके ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होंगी ना, तो उसके लिए तो कंपाइलर का इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें C# की या बाकी जो लैंग्वेजेस की अगर कोडिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसका कंपाइलर आपको चाहिए होगा, ठीक हो गया। और चूँकि जो कि ये विजुअल स्टूडियो की अगर हम बात करें, विजुअल स्टूडियो 2019 कह लें, 17 कह लें, ये तो फुल IDE है ना, फुल IDE है। इसके अंदर आपका कंपाइलर, डीबगर, ठीक है, और कंपाइलर ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर सपोर्टेड है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का एक लाइटर वर्जन भी इसमें भी है, और वो बड़ा फेमस हो रहा है, बड़ा अच्छी उसने ना VS कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। उसमें देखें वो सबलाइम की कॉपी है, ज़रा ध्यान में रखिएगा, वो सबलाइम की कॉपी है। और जो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट और बैरियाटॉन, ये दोनों एक दूसरे की ना नकल करते हैं, दोनों एक ही पैटर्न पे काम करते हैं
कोई ऐसी चीज़ उठाते हैं जो कि दुनिया में मशहूर हुई होती है और उसकी शॉर्ट कमिंग्स को निकाल कर ना एक अपना एक अच्छा वर्जन निकाल देते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, सबलाइम वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है आपके डेवलपर्स का। अगर आप वेब के हवाले से बात करें ना, तो सबलाइम टेक्स्ट जो है वो वन ऑफ दी पॉपुलर चॉइस में ना जो है गिना जाता था। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो कि एक VS कोड इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें मज़ेदार बातें ये हैं कि उसमें उन्होंने खूबसूरती डाली है सबलाइम की और बेनिफिट्स डाल दिए हैं विजुअल स्टूडियो के। आपने सबलाइम में अगर जिसने काम किया हो, सबलाइम में आपको इंटेलिजेंस नहीं मिलती अगर आपने किसी ने काम किया हो सबलाइम में। ठीक है, सबलाइम में आपको इंटेलिजेंस नहीं मिलती, बट VS कोड में आपको इंटेलिजेंस मिल जाती है। ठीक हो गया। VS कोड की आपको जो है ना उसके जो प्लगइन्स हैं वो बड़े फेमस हो रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा ये चीज़ें हैं, VS कोड भी है, बेहतर है। और अब बात यह है कि अगर आप सबलाइम में काम करते हैं तो आपको वेब सर्वर रिक्वायर्ड है, जबकि विजुअल स्टूडियो में काम करते हुए आपको वेब सर्वर रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वेब सर्वर आपकी एज पार्ट ऑफ विजुअल स्टूडियो आपकी एप्लीकेशन के अंदर होता है। लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन जो आपका साथ सामने नहीं किया था कि सर ये जो प्रोफाइल के हवाले से, कि प्रोफाइल जो हमारे पास आ रही है ये प्रोफाइल किस तरह से हमें सपोर्ट करेगी। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है कि वो प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था, ठीक है। वो क्वेश्चन यही था कि सर ये प्रोफाइल जो आपके पास IAS एक्सप्रेस की और डेवलपमेंट की और ये एक प्रोफाइल और नाम भी था, ये क्यों है। वो प्रोफाइल्स बेसिकली आपकी जो है ना इंडिकेटर्स होते हैं आपके IAS एक्सप्रेस के लिए, केस्ट्रल के लिए, इन प्रोसेस और आउट ऑफ प्रोसेस का एक कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर जो है ना वो चलता है, वो उन चीज़ों के लिए होती हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन को आंसर कर दूँ केस्ट्रल के हवाले से। देखें जी, मैंने IAS बता दी है, IAS एक्सप्रेस बता दी है। केस्ट्रल जो है एक न्यू वेब सर्वर एज पार्ट ऑफ विजुअल स्टूडियो 2019 जो है ना वो इंक्लूड हुआ है हमारे पास। सॉरी 2017 में आया था ये विजुअल स्टूडियो 2017 में जी। और उसके साथ साथ ये जो आपकी जो क्रॉस प्लेटफॉर्म की जो सपोर्ट है ना उसको जो है ना ये हैंडल करवाता है। और भी इसके फंक्शंस हैं जो कि अब आपके पास IAS है, IAS एक्सप्रेस है और केस्ट्रल वेब सर्वर है। मोस्टली अगर आप विंडोज़ पे रहेंगे तो आपका जो इंटरेक्शन रहेगा वो आपका IAS से और IAS एक्सप्रेस से रहेगा। और जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरेक्शन रहेगा ना वो आपका IAS एक्सप्रेस से रहेगा। और ये आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना, जस्ट प्रोजेक्ट बनाकर एग्जीक्यूट करना है। जब एग्जीक्यूट करेंगे वो खुद ही जो है ना वो नीचे आपके पास नज़र आ जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? चलें थोड़ा सा आगे चलें। अच्छा जी, ये VS 2019 की इंस्टॉलेशन है, ये आप लोगों ने की हुई है, ठीक है। जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ज़रा देख लीजिएगा क्या है। VS 2019 की जब इंस्टॉलेशन करते हैं ना आप, तो ये चीज़ हमारे पास है कि हमारे पास विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन करते हुए जो इसका जो इंस्टॉलेशन की सेटअप फाइल्स हैं वो इधर हमने नेट से डाउनलोड की हुई हैं या हमारे पास जो है हम ऑनलाइन जो है ना इसको डाउनलोड कर रहे हैं और चला रहे हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन जो है ना वो हैं। एक चीज़ को हम इस कुछ स्लाइड्स हैं, 4-5 स्लाइड्स हैं, इनके बाद मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है और अगर आप किसी और लोकेशन से यानी कि किसी फ्रेंड से, किसी ऑफिस से, लेट से अगर आपकी कंपनी में लेट से हाई स्पीड इंटरनेट है और आप चाहते हैं कि जी हमारी क्लास में भी जो है ना हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है लेकिन हमारे पास वहाँ पे विजुअल स्टूडियो होना चाहिए। अब विजुअल स्टूडियो की जो सेटअप फाइल्स हैं ना ये अराउंड 2019 की अगर सारी डाउनलोड करें तो 35 GB बनती हैं और 2017 की जो थी वो 52 से 55 GB की सिर्फ सेटअप फाइल्स थी। तो वो हम जो है अगर नेट से डाउनलोड करने बैठ जाएं और इंस्टॉलेशन करने बैठ जाएं तो फिर तो हमारे दिन लग जाएंगे। तो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 2019 की इंस्टॉलेशन में मेक श्योर कि जी आपके पास जो है ना कंप्यूटर आपका रेडी है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स आप चेक कर लें कि जो आपका हार्डवेयर में आपका जो प्रोसेसर, आपकी रैम, आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस, ये जो है ना आपके पास हो, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप VS 2019 इंस्टॉल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है, बड़ी क्रिटिकल चीज़ है ये, हम VS 2019 तो इंस्टॉल करने मतलब इसका हम फैसला कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो विंडोज़ है ना वो उसको सपोर्ट नहीं करती। हमारे पास विंडोज़ 10 भले हो लेकिन विंडोज़ 10 की अगर लेटेस्ट रिलीज़ नहीं होगी तो हमारे पास जो है ना VS 2019 इंस्टॉल नहीं होगा। मेक श्योर कि आपके पास विंडोज़ की भी लेटेस्ट अपडेट हों। और इसका बड़ा आसान सा तरीका है
कि आप सिंपली विंडोज़ की जो लाइव अपडेट्स हैं ना वो ऑन रखें, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा और आपका सिलसिला चलता रहेगा, विंडोज़ भी चलेगी, आपकी बाकी चीज़ें भी चलेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी आपको? अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और, जब जब भी अगर आप लेट से वी एस इंस्टॉल करने लगे हैं, वी एस इंस्टॉल करते हुए आपको ये पता चलता है कि जी विंडो की ना कुछ सेटिंग्स मिसिंग हैं, वो आप डाउनलोड करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि सिस्टम को रीस्टार्ट ज़रूर करें, एक बात। दूसरी बात ये कि जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो जाए, इवन एसक्यूएल सर्वर, कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए, तो मेक श्योर कि आप एक दफ़ा सिस्टम को रीस्टार्ट ज़रूर करें आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले। ठीक है, जब आप इसको रीस्टार्ट करते हैं तो कई सेटिंग्स जो है ना वो एक्टिव होती हैं, उसके लिए इंस्टॉलेशन जो है ना वो रीबूट मांगती है। अच्छा जी, और आपके पास जो है ना हार्ड डिस्क की जो स्पेस डेफिनेटली होनी चाहिए आपके पास। अगर ये चीज़ें आपके पास सेटिंग्स हुई हुई हैं तो आप जो है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए, आप क्या करते हैं कि आप इसका ना फर्स्ट ऑफ ऑल बूटस्ट्रैपर इसका ना डाउनलोड करते हैं। बूटस्ट्रैपर माइट भी नया वर्ड हो आपके लिए। अच्छा, सेशन के स्टार्ट में एहसन साहब ने मेरे से क्वेश्चन किया था सर कि डॉट नेट और बूटस्ट्रैप, क्या ये दोनों फ्रेमवर्क जो हैं ये मतलब दोनों कंपेयर नहीं किया जा सकता? बूटस्ट्रैप एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है और डॉट नेट जो है ना एक बड़ी चीज़ है, उसमें जो है ना सर्वर साइड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, और बूटस्ट्रैप फ्रंट एंड जो इंटरफेस है उसकी डिज़ाइनिंग के हवाले से। अच्छा, जो बूटस्ट्रैपर फाइल जो है ना आपकी, ये विजुअल स्टूडियो की बूटस्ट्रैपर फाइल है, इसको आप इंस्टॉलर फाइल कह लें, बट ये इंस्टॉलर फाइल इस तरह से है कि आप लेट्स से कि आपने ना कोई भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और फ्रॉम द इंटरनेट करना है, ठीक है। और उसके लिए आप क्या कहते हैं, उसके 3 फ्लेवर हैं आपके पास। एक आपके पास कम्युनिटी एडिशन है, एक आपके पास जो है प्रोफेशनल एडिशन है, और तीसरा आपके पास होता है जी एंटरप्राइज, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आप तीनों की सेपरेट सेटिंग्स होती हैं, तीनों की सेपरेट फाइल्स होती हैं, तीनों के सेपरेट लोकेशंस होती हैं। तो बजाय इसके कि आप उनको अलग अलग जगह से जाकर डाउनलोड करें, आप उनके ना 3 बूट स्ट्रैपर आप बना देते हैं, 3 इंस्टॉलर फाइल बना देते हैं। अब इसको इंस्टॉलर फाइल कहना थोड़ा सा गलत होगा, इसको हम इंस्टॉलर फाइल डायरेक्ट ना कहें तो बेहतर है। ये एक ऐसा आप इसको फाइल कह लें जो कि आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, जो भी फ्लेवर आपको रिक्वायर्ड है, वो कहाँ से गेट करना है, उसे कैसे डाउनलोड करना है, उसे कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए प्रीरेक्स क्या है, वो खुद ही उठाएगा। उस फाइल को बूटस्ट्रैपर कहेंगे, ठीक है। आप जब बूटस्ट्रैपर उठाते हैं ना विजुअल स्टूडियो का, तो ये नॉर्मली शायद 3 MB 5 MB की फ़ाइल होती है, और माइट भी ये एक शायद अगर मैक्सिमम भी है ना तो ये 10 से 15 MB से बड़ी फ़ाइल नहीं है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये 3 MB की फ़ाइल होती है। ये करता ये है कि ये आपकी इंस्टॉलेशन के हवाले से आपके पास आकर ये इनिशियली जो है ना वो सेटिंग्स इसके अंदर पड़ी होती हैं, और ये नेट से ना उठाकर आपके पास डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। इसको भी देखेंगे, मैं ये एक हवाले से अभी आपको एक चीज़ बतानी है। अच्छा जी, बूटस्ट्रैपर आप ले लें नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि आप बूटस्ट्रैपर जो है ना उसको एक्टिव करवा दें, यानी कि उसको उस पर क्लिक कर लें, उसको चला लें। और बूटस्ट्रैपर नॉर्मली जो आपके पास विजुअल स्टूडियो के हैं, ये 3 बूटस्ट्रैपर आपके पास होते हैं, VS कम्युनिटी, VS प्रोफेशनल और VS एंटरप्राइज जी। अच्छा, VS जो कम्युनिटी है ये फ्री है, मतलब सॉरी बूटस्ट्रैपर तो तीनों फ्री हैं, लेकिन जो विजुअल स्टूडियो आपने इस्तेमाल करने हैं वो कम्युनिटी एडिशन जो है ना फ्री है। प्रोफेशनल और जो एंटरप्राइज़ है ये जो है ना पेड कंटेंट है इसका। तो आपके पास प्रोफेशनल और एंटरप्राइज़ ये पाकिस्तान में आप बिल्कुल फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और VS 2019 में जो इसमें जो VS 2019 में एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि अगर अलर्ट से आपके सॉफ्टवेयर हाउस ने VS 2019 का एंटरप्राइज एडिशन परचेज़ करके दिया हुआ है, और आप अपनी मशीन पर 2019 एंटरप्राइज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट से अगर आपने ऑफिस में काम करना है उस लैपटॉप पे, और इवनिंग में आप घर पे आकर लेट से कोई अपना स्टडी का काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए आप कम्युनिटी एडिशन सेपरेट इंस्टॉल कर सकते हैं सेम मशीन के ऊपर। तो VS 2019 एक मशीन पर उसकी एक से ज़्यादा कॉपी इंस्टॉल हो सकती हैं जी। तो जो भी आपने बूटस्ट्रैपर नेट से डाउनलोड किया, और ये बूटस्ट्रैपर माइक्रोसॉफ्ट की साइट से मिल जाएगा आपको। जब आप इसके डाउनलोड पे जाएंगे तो वो पहले कहेगा जी बूटस्ट्रैपर डाउनलोड कर लें, वो खुद ही उठा लेगा सारी सेटअप फाइल्स, ठीक है। जो भी आपके पास आए उसको उठाएं, उसको चलाएं, ये आपके डाउनलोड जो है ना वो कर लेगा। ये इसका एक इंडिकेशन होता है कि जी ठीक है आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ओके फाइन कंटिन्यू करें। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो ये आपके पास वर्कलोड की स्क्रीन है।
इस वर्कलोड की स्क्रीन पे जो आपके पास चीज़ें हैं, बेसिकली ये इंस्टॉलेशन की स्क्रीन है, और 2017 और 2019 में ना ये स्क्रीन आई है। इससे पहले तो डिफरेंट हुआ करती थी। 2013 और 2015 की जो स्क्रीन थी वो एक जैसी थी, उससे पहले जो है ना वो डिफरेंट थी। यहाँ तक मेरे साथ हैं सब? ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिएगा, इसमें जो वर्कलोड्स हैं, वर्कलोड्स के हवाले से अगर आपने ASP.NET के हवाले से काम करना है, गो फॉर ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट, ये पिक कर लें और इंस्टॉल कर लें इसको। जब आप इसको पिक करते हैं तो इससे रिलेटेड जो कंटेंट्स की डिटेल होती हैं आपको राइट पेन में जो है ना वो नज़र आ जाती हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें अगर करनी है वो भी आप कर लें। इसमें आपकी ये डेस्कटॉप के हवाले से भी नीचे जो है ना वो मिल जाएगी कंसोल के हवाले से, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के हवाले से पाइथन की रिलीज़ भी हैं इसमें। और इसमें जी अगर आप लेट्स से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप ये जो स्टेप नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, वर्कलोड सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात आपको ना इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपको चाहिए होते हैं एक्स्ट्रा। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वर्कलोड में नॉर्मली सारे नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो क्लास डायग्राम का एक कंपोनेंट है जो कि अगर आप वर्कलोड पे लेट से कंसोल बेस्ड डेवलपमेंट और आपकी ASP.NET की डेवलपमेंट पिक कर लेते हैं, तो क्लास डायग्राम जो है ना वो आप नहीं बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आता, वो आप इंडिविजुअल कंपोनेंट में जाके यहाँ से आप सर्च करेंगे, ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हुई हुई है, क्लास डायग्राम पे क्लिक करेंगे तो वो भी आपके पास राइट पेन पे जो है ना वो आपको नज़र आ जाएगा। जब आप वर्कलोड सेलेक्ट करते हैं उसकी बेस पे जो चीज़ें इंस्टॉल होती हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। अगर आप एक्स्ट्रा भी करना चाहते हैं तो आप ये चेक करते रहें और इंस्टॉलेशन आप कर लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज पैक के हवाले से ये है जी कि आपका ये इंग्लिश में भी है अवेलेबल, आपकी तर्किश में भी है, चाइनीज़ में भी विजुअल स्टूडियो अवेलेबल है, जो आपकी मर्ज़ी सूट करता हो। अच्छा, उसके बाद लोकेशन के हवाले से है कि आपने कहाँ इंस्टॉल करनी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव जो है ना पिक करता है। C ड्राइव के हवाले से ये यही सेटअप फाइल, यही फ़ोल्डर बनाते हैं, प्रोग्राम फाइल्स x86, और इसके आप इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, अब इशू ये है हाउ टू गेट एन ऑफलाइन वर्जन ऑफ विजुअल स्टूडियो, कि आप काम करने बैठे और आपके पास पता ये चला कि जी ये तो क्या कहना चाहिए कि अराउंड 30 GB की फ़ाइल है, ये तो मेरे अगर हम सिस्टम पे अगर मैं डाउन करता हूँ और मेरे पास लेट से हाई स्पीड इंटरनेट है लेकिन वो भी मैक्सिमम 10-15 MB का पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो वो तो दिन लगा देगा काफ़ी सारे। तो उसके लिए ऑफलाइन इंस्टॉलर करने का तरीक़ाकार क्या है वो ज़रा देख लें, और ये चीज़ काम आती है जी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास जो है लेट से इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको यूज़ करना पड़ता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम चल रहा है अभी तक, इसने अभी इस डिस्टर्ब नहीं किया। जी जी बताएं। जी जी जी। अच्छा जी, ठीक है। क्लास डायग्राम जो है ना ये VS 2015 में, VS 2015 में जी हाँ, VS 2015 में ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता था, आपको अलग से नहीं करना पड़ता था, ठीक है। आपको ये अलग से नहीं करना पड़ता था। ये होता क्या था, ये होता ये जी कि आपकी जो क्लासेस हैं उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है ना क्लासेस का, वो आप क्लास डायग्राम के अंदर बनाते हैं। वो विजुअल स्टूडियो के अंदर एक कंपोनेंट है, आप एक दो क्लासेस बनाएं और क्लासेस बना कर ना अपनी क्लास डायग्राम के अंदर उन क्लासेस को जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप करें। वहाँ पर आपको रिलेशनशिप जिस तरह की आपकी डेटाबेस की डायग्राम होती है उस तरह की डायग्राम ये जो है ना आपको दिखा देगा, ठीक है। तो वो अब 2017 में और ऑनवर्ड ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता, ये आपको खुद से करना पड़ता है। और एक जी, क्लास डायग्राम आपको शो हो जाएगी, उसमें माइनर सी कुछ वर्किंग करनी पड़ती थी, ठीक है। वो भी हाँ जी, और वो भी अब चूँकि देखिएगा कि उसका अब जब आप आए हैं इसमें इसमें कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क ने हमारी कई चीज़ों को जो है ना आसान कर दिया हुआ है। तो अब हमें जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई उसकी ना कुछ जो लास्ट सेशन से मैं प्लीज़ एक वर्ड रिकॉल करवा रहा हूँ आपको कि
एक चीज़ थी कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी थी लास्ट सेशन में हमने चीज़ें डिस्कस की थी जी। एक थी जो माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेड अप्रोच है उसको हम कहते हैं, दो वर्ड थे, एक कॉन्फ़िगरेशन था और एक वर्ड था हमारे पास, आई एम सॉरी जी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, ठीक है। एक तो कई चीज़ें ना जब आप एंटिटी फ्रेमवर्क पे जाएंगे तो आपको ये क्लास डायग्राम की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल अगर आप समझते हैं कि जी मुझे जी कन्वेंशन जी, थैंक यू वेरी मच। कन्वेंशन और कन्फिग्रेशन, कन्वेंशन आपकी एंटिटी फ्रेम जी, कन्वेंशन ओवर कन्फिग्रेशन, ये दो वर्ड ये बेसिकली ये पूरी इस्तेलाह है, ये पूरी टर्म है कन्वेंशन ओवर कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो ये डॉट नेट की ना एक कहना चाहिए कि बड़ी मशहूर टर्म है और ये कोडिंग में ना आपको बड़ी हेल्पफुल मिल रहती है जी। तो अब सीन ये है, बेटा कि जब आप क्लास डायग्राम के हवाले से एंटिटी फ्रेमवर्क पे जाएंगे ना तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वजह से शायद माइक्रोसॉफ्ट ने ये इसको प्राइमरी कंपोनेंट से निकाल दिया है और कहा है जी कि अगर आपको समझने की ज़रूरत है तो आप इंस्टॉल कर लें। अब ये सिर्फ क्लास डायग्राम नहीं, आप देखें कि जो अभी आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है इसमें ऑलमोस्ट जो है ना वो 40% जो है वो अनचेक है। कि अगर आप लेट से 4.62 आपके पास डॉट नेट फ्रेमवर्क आप चेक ही नहीं करें, क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं है भाई। डॉट नेट कोर आपने 3.1 ले लिया, बाकी ये ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7 चाहिए तो आप यहाँ से चेक करवा दें, ठीक है। यहाँ से आप इसको चेक करवा दें और आप इसको चेक करवाएंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है जी। जी जी अच्छा देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट जो है ना मैं ये नहीं कहता कि ये स्क्रीनशॉट कोई नया है, ठीक है। ये मुझे इसकी एग्जैक्ट नहीं मालूम। हाँ, जब आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करेंगे, ज़रा ध्यान में रखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। जब आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हैं, अब विजुअल स्टूडियो मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ, हल्का सा आपको इसका प्रीव्यू दे दूँ कि लेट से आज आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करते हैं, ठीक है। आज लेट से 23 अप्रैल को, तो जो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे विजुअल स्टूडियो होस्ट हुआ हुआ है जहाँ से आप उठाएंगे, तो वो माइट भी 10 अप्रैल का हो, ठीक है। माइट भी 10 अप्रैल का हो। अब 10 अप्रैल की जो रिलीज़ आपकी डॉट नेट और ASP.NET की जो रिलीज़ होगी उस दिन, वो आपको एज पार्ट ऑफ दैट इंस्टॉलेशन मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जब अगर आप कहते हैं कि जी मैं आज 23 अप्रैल को 10 अप्रैल का विजुअल स्टूडियो उठा कर मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो उस फिर फ़ौरन आप जाके गूगल करें, आप ASP की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से चेक करें जी कि अभी कौन सी रिलीज़ अवेलेबल है, ठीक है। उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। जब वो इंस्टॉल करेंगे वो खुद ही बता देगा कि ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है भाई, ये वही है जो कि आपके 10 अप्रैल की माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे है, आपको नए इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उसी को इंस्टॉल कर लें और इसी को यूटिलाइज़ कर लें। हाँ, अगर कोई फ़र्क हुआ वो इंस्टॉल होगी, फिर वो कहेगा जी ठीक है जी, ये जो आप डाउनलोड की है ये न्यू वर्जन है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। क्लियर है जी? चलें, अच्छा ये यहाँ पे जो है ना, ये तो सॉरी, ये तो मैंने बता दिया था। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने ऑफलाइन इंस्टॉलर कैसे लेना है, ठीक है। ऑफलाइन इंस्टॉलर के लिए भाई, ऑफलाइन इंस्टॉलर के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना आपके पास, वो ज़रा देख लें। ऑफलाइन इंस्टॉलर के लिए आपने गूगल करना है और आपने कहना है जी कि माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे भी जा सकते हैं और आप यहाँ पे कह सकते हैं विजुअल स्टूडियो ऑफलाइन इंस्टॉलर, ठीक है। विजुअल स्टूडियो ऑफलाइन इंस्टॉलर आप, अच्छा ये कीवर्ड यही रखना है आपने। कोशिश कीजिएगा इससे ना आपको जो पहला जो लिंक मिलेगा ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आप इस पेज पे जाएं और ये चीज़ ये बड़ी काम आने वाली चीज़ है माय डियर। ये काम आने वाली चीज़ ये, मैंने बहुत सारे लोगों से इसका सलूशन ढूंढा तो ये कहीं से ने भी नहीं बताया और अनफॉर्चुनेटली ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे था, हमें पता ही नहीं था इस चीज़ का। अब देखें, ये स्टेप बता रहा है कि ऑफलाइन इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो कैसे पॉसिबल है। मेरे साथ हैं यहाँ तक सब? अच्छा, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को भी? कितने लोग हैं वैसे अभी?
13 स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टर्स, ओके जी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, आप लोग सुन लेते हैं यार। अच्छा जी, बात ये है कि अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये दो वालों से बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो ये विजुअल स्टूडियो की जो है ना आपको अपडेट दे देगा विजुअल स्टूडियो की, और इसी तरह की एक अपडेट विंडोज़ की भी है। ये भी मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि विंडोज़ की भी आप ऑफलाइन अपडेट हासिल कर सकते हैं। जो मार्केट से जाके विंडोज़ को कहते हैं ना कि भाई हमें लेटेस्ट कॉपी दे दो, तो वो बड़े माशाल्लाह से जो है ना प्रोटोकॉल के साथ आपको नई डीवीडी कि जी ये जो है ना ये 10 दिन पहले की अपडेट है। आप उसको कैसे पता चला कि यार ये 10 दिन पहले की अपडेट है? हम लोग, मैं तो बड़ा इसमें हवाले से ना परेशान हो जाता था कि यार कि ये तो विंडो की अपडेट, विंडोज़ 10 के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये अपडेट तो माइक्रोसॉफ्ट हमारे सिस्टम पे ऑटोमेटिकली खुद ही इंस्टॉल कर देते हैं, डाउनलोड करवा देते हैं। तो इन सब को अलग से कहाँ से मिल जाती है? विंडोज़ की अपडेट भी बिल्कुल इसी तरीके से मिलेगी जी आपको। जैसे कि आपने यहाँ पे क्रिएट विजुअल स्टूडियो ऑफलाइन इंस्टॉलर किया है ना, आप वहाँ पे लिखें विंडोज़ 10 ऑफलाइन अपडेट्स, वो भी इसी तरह का स्टेप है, वो भी इसी तरह का प्रोसीजर है। वो आपको पूरी 4 GB की ना लेटेस्ट कॉपी, स्टेबल रिलीज़ और एक पर्टिकुलर डेट की आपको दे देते हैं, और वो हम जाके मार्केट में कहीं भी नई कॉपी के हिसाब से बेच सकते हैं। ठीक है, और उसमें वो क्रैक होती है, और उसमें जो है ना वो भी नहीं चाहिए होता, किसी की तरह की एक्टिवेशन की भी नहीं चाहिए होती। अच्छा, ऑफलाइन इंस्टॉलेशन आप विजुअल स्टूडियो की ऐसे लेंगे, आप इस पेज पे आएंगे और इस पेज पे ना ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है इन्होंने। वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जी कि आपने डाउनलोड ऑल एंड इंस्टॉल फीचर आपने कैसे करना है, बस ये चीज़ जहन में रखिएगा। और इसको देखते हैं करना कैसे है। अच्छा, स्टेप वन ये करना है कि बूट स्ट्रैपर डाउनलोड कर लो, पहली चीज़। ठीक हो गया? अब बूट स्ट्रैपर का मैं आपको बता चुका हूँ, ये 4 बूट स्ट्रैपर हैं आपके पास, कम्युनिटी एडिशन, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, और इसका मुझे नहीं पता ये बिल्ड टूल्स क्या है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये है कि बूट स्ट्रैपर आप डाउनलोड करेंगे। बूट स्ट्रैपर जब आप डाउनलोड करेंगे, पहला स्टेप, तो ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जी ये बूट स्ट्रैपर जो है ना ये मैंने डाउनलोड किया, ये आज डाउनलोड किया है। और ये तो अपनी साइट पे तो ये बता रहे हैं कि जी बूट स्ट्रैपर जब आप डाउनलोड करेंगे तो वी एस एंटरप्राइज एक्जी सिर्फ डाउनलोड होगी। लेकिन चूंकि आज की जो डेट में ना ये इसके साथ ये साथ में इन्होंने कुछ नंबर भी ऐड किया हुआ है, इसको यूज़ करने से पहले इस नंबर को हटा देंगे हम। ठीक है, इसको करके देखते हैं। अच्छा, हमने करना क्या है जी, हमने करना ये है, पहला स्टेप ये बूट स्ट्रैपर ले लिया। दूसरा ये है क्रिएट लोकल इंस्टॉल कैशे, कि भाई आप इसको बताएं कि आपने ये डाउनलोड कहाँ करना है। ठीक है, यानी कि लोकल इंस्टॉल कैशे कहाँ पर, किस ड्राइव पे कॉपी पे इसको इंस्टॉल डाउनलोड करना है। अच्छा, अब देखिएगा एक चीज़ प्लीज़ मैं स्किप कर गया हूँ कि अगर आपने जो भी बूटस्ट्रैपर लेंगे ना, जो भी बूटस्ट्रैपर कम्युनिटी एडिशन लेंगे, एंटरप्राइज लेंगे या प्रोफेशनल लेंगे, तो उन तीनों के साथ कम्युनिटी की तमाम कमांड्स वी एस कम्युनिटी से चलेंगी, प्रोफेशनल की तमाम कमांड्स वी एस प्रोफेशनल से चलेंगी, और एंटरप्राइज की तमाम कमांड्स वी एस एंटरप्राइज से चलेंगी जी। ठीक है, अच्छा तो आपकी नीचे इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है ना, ये सिर्फ आपको कम्युनिटी की दी हुई हैं। तो आपने अगर एंटरप्राइज डाउनलोड करना है तो कम्युनिटी की जगह एंटरप्राइज वी एस एंटरप्राइज डॉट एक्जी लिख लीजिएगा। अगर प्रोफेशनल डाउनलोड करना है तो वी एस प्रोफेशनल डॉट एक्जी लिख लीजिएगा, बाकी कमांड्स वही हैं। अच्छा, ये है जी कि अगर आपने सिर्फ डेस्कटॉप डेवलपमेंट करनी है तो ये कमांड उठाएं और जाकर अपने डॉस प्रॉम्प्ट पे चला दें। अगर आपने डॉट नेट की डेस्कटॉप और ऑफिस डेवलपमेंट करनी है तो ये वाली कमांड उठाएं और जाके अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चला दें। और ये कम्युनिटी एडिशन के हवाले से। अगर आपने सी प्लस प्लस की करनी है उसके हवाले से। अगर आपने कम्प्लीटली डाउनलोड करना है तो आप क्या करें, वी एस कम्युनिटी और ये वाली कमांड चला दें। ठीक है, मेरे साथ हैं यहाँ तक? ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया जी, मैंने ये वाली कमांड मैं उठा रहा हूँ, ये वाली कमांड। ठीक है, और ये वाली कमांड आकर ना जी मैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे ना जाकर ही लिखता हूँ। ठीक है, वो जो चीज़ पड़ी हुई थी, वो जो मैंने जो बूटस्ट्रैपर किया हुआ था वो जो है ना डी ड्राइव पे पड़ा हुआ है। ठीक है, डी ड्राइव पे मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, नाम इसका मैं सिंपल वी एस एंटरप्राइज कर रहा हूँ जी, वी एस एंटरप्राइज। ये डी ड्राइव पर वी एस एंटरप्राइज पड़ी हुई है फाइल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आऊँगा और यहाँ पर इसको मैं डायरेक्टरी भी कर लेता हूँ, ये वी एस एंटरप्राइज डॉट एक्जी पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो कमांड मैंने कॉपी की है ना, जो कमांड मैंने कॉपी की है वो यहाँ पर पेस्ट होनी चाहिए कुछ। अच्छा, पूरी शायद मेरे से एक्स्ट्रा एक टेक्स्ट कॉपी हो गया, एक्स्ट्रा एक, जिसकी वजह से वो बाहर चले जाओ।
अच्छा जी, इसको तो सॉरी यहाँ से करना चाहिए, कॉपी का बना हुआ, ताकि ये एक्स्ट्रा जो है ना एंटर नहीं उठाएगा। जी हाँ, अच्छा जी देखिएगा प्लीज़। जी मैं वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। असल में मैं चाह रहा था कि आपको नज़र आ जाए। अच्छा जी, कम्युनिटी की जगह मैंने लिखना है VS एंटरप्राइज, ठीक है। एंटर VS एंटरप्राइज डॉट एक्जी, ठीक हो गया। ये इसकी उठानी है और इसको ना आप यहाँ पाथ दे दें, सी का दे दें, मैं इसको पाथ दे रहा हूँ जी डी का, ठीक है। डी का VS लेआउट, और ये इसको दे दें। ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा सेटअप चला, ये थोड़ा सा काम करेगा, और उसके बाद आपकी डी ड्राइव के ऊपर ये पूरा पूरा यानी कि 52 GB का ना पूरा डाउनलोड कर देगा। अच्छा अच्छा, अब ये एक और काम कर रहा है। ये काम ये कर रहा है कि जी ये आपकी ना ये सेटअप फाइल्स उठा रहा है 70 MB की। सेटअप फाइल्स ये किस लिए उठा रहा है, बूटस्ट्रैपर हमने चला दिया, 70 MB का जो ये वो वर्जन चला डाउनलोड करेगा जो कि हमारे पास, जहाँ पे ये वर्कलोड्स की स्क्रीन नहीं जो लेकर आता, ठीक हो गया। ये वो जो है ना लेकर आ रहा है, और उसके बाद ये पूरा सेटअप आपके पास जो है ना ये डाउनलोड कर देगा, ठीक है। तो ये तरीका है जी कि अगर आप चाह रहे हैं कि ऑफलाइन इंस्टॉलर अगर आपने डाउनलोड करना है तो ये तरीका है, आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। और प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा, भले पूरा डाउनलोड ना करें, लेकिन आपको ज़रूर बताना चाहिए। और अगर आपको किसी ऑफलाइन सिस्टम के ऊपर, लेट्स से कि जी आपने एक घर में लैपटॉप है और दूसरा जो है दूसरी मशीन है, लेकिन उसके ऊपर डायरेक्ट इंटरनेट नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उस पर मुझे विंडोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप विंडोज़ को भी जो है ना आप इस यही लिखें विंडोज़ 10 ऑफलाइन अपडेट्स, तो आपको ना कई सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन ये सबसे सबसे सिंपल सोल्यूशन है जहाँ से आप जो है ना ये चीज़ें उठा सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपल और अथेंटिक भी कहना चाहिए, क्यों, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की साइट है मेरे भाई, ऊपर देखें docs.microsoft लिखा हुआ है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप एक्चुअल चीज़ उठा रहे हैं। एक और साइट शायद मैंने आपसे एसक्यूएल सर्वर के हवाले से भी शेयर की थी, आई गेट इन टू PC। जी मैंने की, मैंने कहाँ की जी, मैंने की है जी, मुझे याद पड़ रहा है कि जो क्लासरूम, हमारा क्लासरूम का पोर्टल है ना जो गूगल पे, वहाँ पे मैंने ये जब एसक्यूएल सर्वर की आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, तो बच्चों ने कहा था जी कि हमें, हमारे पास नहीं है एसक्यूएल सर्वर, तो मैंने उनसे कहा था कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो काफ़ी बच्चों ने वहाँ से किया भी था, बल्कि उसामा अशरफ साहब जो कि लास्ट क्लास में जो हमारी हुई थी उसमें उन्होंने कहा था सर मुझे एसक्यूएल सर्वर दे दें। वो बार बार मुझे इसका ख्याल आता था कि उनको मैं किसी वजह से शायद नहीं दे सका, शायद मैंने फॉर्मेट कर दी थी, डिस्क क्या हुआ था। तो आई गेट इन टू PC बड़ी फेमस साइट है जी, ठीक है। आई गेट इन टू PC, PC.com, ये साइट चल नहीं रही, लेकिन ये अगर आप गूगल पे इसको आप ढूंढ लें, आई गेट इन टू PC साइट है, ठीक है। और ये इसमें ना हर जो इवन विजुअल स्टूडियो का भी जो है क्रैक इंस्टॉलर जो है ना वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी, ठीक है जी। अच्छा इंस्टॉलेशन हो गया। ये जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ ये लास्ट सेशन में मैंने हल्का सा बताया था, और इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा, ठीक है। प्लीज़ इसको मैं थोड़ा सा रिपीट इस वजह से करूँगा कि क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कि हमें कुछ लोग थे ही नहीं, कुछ लोगों को इशू थे इसमें, तो ये प्लीज़ मैं रिपीट करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। बल्कि इसको बंद कर देते हैं। जी बेशक, जी बेशक, जी बस यही कर पाऊँगा, ठीक है, यही करवाऊँगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा ना हमारा, वो इंशाल्लाह आज थर्सडे है ना, तो इसका नेक्स्ट सेशन ना फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि कब करना है, ठीक है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टाइमिंग मेरे भाई आप लोग मुझे बता दें जो आप कहेंगे। ये टाइम मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है यार, ठंडा ठंडा टाइम है, ये टाइम ठीक है ना। कौन सा टाइम जी।
सहरी से पहले का टाइम, सहरी के बाद का टाइम? ठीक हो, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा ठीक है, ऐसा है कि इसको ना हम अभी जो सेशन है ना कि इसकी रिकॉर्डिंग भी है, और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको यूट्यूब वगैरह पे भी कर दूंगा। आप लोगों ने वैसे प्रॉमिस करना है कि एटलीस्ट उसको 3 3 दफ़ा चलाना है कंप्लीट, ठीक है? और जो बाकी जो आपको वीडियोस मिलती है ना यार, जो भी हैं उनको ना आप ये ख़ास तौर पे रोज़ों में 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम चलाएंगे, तो आपके दिल की मुराद जो है ना पूरी हो जाएगी, ठीक है? ये ज़रा ध्यान में रखना आप सब लोगों ने। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चलें हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। टॉपिक हमारे पास ये है कि हमने न्यू प्रोजेक्ट कैसे शुरू करना है, और ये प्रोजेक्ट की टाइप्स हमारे पास क्या हैं। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो थोड़ा सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, वरना मैं प्लान ये कर रहा हूँ। चलें आज इसको ना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को दोबारा से देख लेते हैं जी। विजुअल स्टूडियो 2019 अगर आपके पास है, मेक श्योर कि जी आप इसको अपडेट कर लें, ठीक है? अपडेट करने का तरीकाकार आपके पास क्या है? अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, इट मीन्स इसकी मोस्ट ऑफ दी फाइल्स आपके पास सिस्टम पे हैं, बाकी कुछ चीज़ें नहीं होंगी। तो वो आपने क्या करनी है, वो आपने करना ये है कि आप इसमें हेल्प में आके, ठीक है, हेल्प के मेन्यू पे आकर यहाँ पे आता है जी चेक फॉर अपडेट्स, ये करेंगे तो ये लेट से 1 GB 1.5 GB का कोई डाटा इसको ये कहेगा कि ये नया आ चुका हुआ है, नई रिलीज़ आ चुकी है, तो आप वो डाउनलोड कर लें, ठीक है? वो आप कर लीजिएगा। मेक श्योर कि आपके पास न्यू हो। अच्छा जी, न्यू प्रोजेक्ट जो आप शुरू करते हैं, जब आप न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जो है न्यू प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है वो ये आती है जी कि सी शार्प पे काम कर रहे हैं हम विंडोज़ के लिए। विंडोज़ ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और अब वेब की जो है ना आप एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वेब के प्रोजेक्ट में आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास ऑप्शंस ये सारी हैं, और हमने जो इसमें ऑप्शन पिक करना है वो ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन पिक करनी है। जब आप ये पिक करते हैं तो ये जो ASP.NET कोर MVC बेस्ड जो है ना प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है? अब इसमें इसमें यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट एक नया बिल्ड कर रहा हूँ, और इस नए प्रोजेक्ट में हम करते हैं ये हैं, इस प्रोजेक्ट में हम करते हैं ये जी कि इसको हम कह देते हैं जी डेमो MVC कोर, ठीक हो गया? इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने, और इसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके में जब इसको हम क्रिएट करवाएंगे तो ये क्रिएट होते हुए आपसे जो है ना वो सेटिंग्स पूछेगा, और सेटिंग्स पूछेगा रिगार्डिंग कि जी आपको प्रोजेक्ट की टेम्पलेट कौन सी पिक करनी है, ठीक है? अब प्रोजेक्ट की टेम्पलेट से पहले जो चीज़ है वो ये है कि इधर आपने प्रोजेक्ट .NET कोर बेस बनाना है जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, या .NEट फ्रेमवर्क बनाना है जो कि कोर के पैरेलल में प्रीवियस टेक्नोलॉजी का जो माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा है, हम .NEट कोर बेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? इसमें जो आपके पास जो स्टेबल रिलीजेज़ हैं, देखिएगा जो स्टेबल रिलीजेज़ कोर की हैं 2.0, 2.1, 2.2 एंड 3.1 स्टेबल रिलीजेज़ हैं। अच्छा, इसमें 3.1 पे आप काम करेंगे, और ये इसमें आप पिक करेंगे एम्प्टी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप सारा आर्किटेक्चर खुद बनाएंगे। इसके अंदर API अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जो कि आपके रेजर पेजेस के बेस पर हो, या आप मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी कि MVC बेस्ड जो है ना वो जो कि सबसे फेमस है इनमें, उसको पिक करवाना चाह रहे हैं, तो ये हम मॉडल व्यू कंट्रोलर बेस्ड एक एप्लीकेशन बनाएंगे। आप यहाँ पर एंगुलर को यूज़ करते हुए, रिएक्ट को यूज़ करते हुए, और रिडक्स, और ये जो रिएक्ट एंड रिडक्स के साथ भी जो है ना वो एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, बट वी विल स्टिक ऑन MVC, ठीक है? आप ये पिक करते हैं, और साथ साथ आप इसमें फ़िलहाल ये जो 2017 आई थिंक सो 2017 में, जी हाँ 2017 में एंड ऑनवर्ड्स यहाँ पे ना अथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट नो आती है, वरना इससे पहले अथेंटिकेशन ये खुद ब खुद इंक्लूड करवा देता था, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड और यूज़र मैनेजमेंट का सारा काम ना ये वेब एप्लीकेशन के लिए खुद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोवाइडेड था, वो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट येस हुआ था। अब बाय डिफ़ॉल्ट नो हुआ होता है। आप ख़ुद भी अपना भी लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का आइडेंटिटी जो फ्रेमवर्क है जो कि यूज़र मैनेजमेंट के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, एडवांस में आप इसको अगर आप SSL के लिए यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, वैसे तो गो की सिक्योर है ये HTTPS सिक्योर के लिए ना अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट चेक है, इसको आप अनचेक कर दें। और डॉकर्स की मैंने अभी आपसे बात की है। डॉकर आपके पास बेसिकली एक कंटेनर है और ये OS वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। डॉकर सपोर्ट रखनी है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर या नहीं रखनी, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और डॉकर सपोर्ट देखें, आप जब डॉकर सपोर्ट ले रहे हैं ना तो आपसे पूछ रहे हैं जी लिनक्स का लेना है या विंडोज़ का लेना है। तो ये यहाँ से अभी मज़ीद क्लियर हो गया कि आप विंडोज़ पे रहते हुए लिनक्स की जो है ना वर्चुअलाइजेशन बेस्ड प्रोजेक्ट बना देंगे, अब यहाँ पे बनाएंगे और लिनक्स पे जाकर उसको चला लेंगे। ठीक है, मेरे साथ हैं यहाँ तक? बेटे डॉकर जो है ना, ये डॉकर्स जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, ये डॉकर्स जो है ना ये आया था अराउंड 2013 में ना, इसकी फ़र्स्ट रिलीज़ हमारे पास आई थी। ठीक है, और आपने वर्चुअलाइजेशन का नाम सुना हुआ है कि वर्चुअलाइजेशन के हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर विंडोज़ में होते हैं किस तरह के हैं कि अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं और आपका कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि लेट्स से जी विंडोज़ 7 में चलता है, विंडोज़ 8 में नहीं चलता, विंडोज़ 10 में नहीं चलता, विंडोज़ 7 में चलता था, लेकिन आपने वो चलाना भी है और आपको विंडोज़ 10 पसंद भी है, लेकिन मजबूरी ये है कि जी विंडोज़ 7 आपको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आपने विंडोज़ 10 अपने सिस्टम पे तो रखी हुई है, विंडोज़ 7 इंस्टॉल नहीं की हुई, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अभी चलाना लाजमी है। तो आप क्या करते हैं, अपने सिस्टम के अंदर वर्चुअलाइजेशन के ना सॉफ्टवेयर होते हैं, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, तो वो होते हैं कि वो एज आ एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होता है और आप ये डॉकर सपोर्ट क्या है। जैसे कि मैंने ये चीज़ बता रहा था कि डॉकर जो है ये बेसिकली एक कंटेनर जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर कहलाता है, ये सम सॉर्ट ऑफ कंटेनर सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसको अगर ऐसा कहा जाना चाहिए कि ये जितने भी आपकी जो OS हैं इनकी वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। एग्जांपल मैं ये दे रहा था कि विंडोज़ 10 पे रहते हुए आप विंडोज़ 7 भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। एक तो ये होता है ना कि ड्यूल बूट नहीं, बूट आपका सिस्टम विंडोज़ में ही होगा, उसमें जाकर ना आप जो है इंस्टॉल करवा लेंगे एक सॉफ्टवेयर और वो आपकी उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। आप जब उस सॉफ्टवेयर को चलाएंगे तो पहले वो सॉफ्टवेयर चलेगा और उसके बाद जो है ना आपके पास विंडोज़ जो है उसके अंदर विंडोज़ 7 इंस्टॉल हो जाएगी और आपका जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ विंडोज़ 7 में चलता है, आप उसके अंदर विंडोज़ 7 के अंदर जाके इंस्टॉल करवा लें। विंडोज़ 10 के अंदर विंडोज़ 7 और विंडोज़ 7 में वो सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वर्चुअलाइजेशन के थ्रू होती है। इस तरीके से अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं जी लिनक्स के लिए कोई डिप्लॉयमेंट हो, तो उसके लिए डॉकर का आप ये जो कंटेनर इंजन है यूज़ करते हैं, ये आपके पास डिफरेंट OS की वर्चुअलाइजेशन जो है ना सपोर्ट उसकी प्रोवाइड कर देते हैं। और ये जितने भी लेट्स से अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं उसके लिनक्स के लिए अगर आप डॉकर की सपोर्ट चाहिए तो वो लिनक्स का कंटेनर आपके पास बन जाएगा और उसके ऊपर आप अपना जो भी कोड है उसको रखें और लिनक्स के लिए शिप करवा दें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अराउंड 2013 जो है ना ये सिस्टम आया था और इनिशियली तो इसके साथ और भी हैं, लेकिन डॉकर फेमस हुआ, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपने जो है विजुअल स्टूडियो के अंदर इसकी सपोर्ट जो है इंक्लूड करवा दी, तो अच्छा जा रहा है ये इस हवाले से। तो ये है जी, और इसके साथ आप ये जो वेब एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट की जो टाइप लेंगे वो 3.1 के साथ मॉडल व्यू कंट्रोलर वेब एप्लीकेशन पिक करवाएंगे। अब ये HTTPS अनचेक करवा दें, इसमें HTTPS आपने अनचेक करवाया और जो है ना ये देखिएगा 3.14 जो लेटेस्ट आपके पास है उसकी सपोर्ट जो है ना आपने ली, इसको यूज़ किया और ये इट विल टेक सम टाइम और उसके बाद जो है ना ये इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, ये देखिए CPU भी मैक्सिमम यूजेज पे जा रहा है, आपकी डिस्क की परफॉर्मेंस भी काफ़ी हाई जा रही है, माइट भी इस वजह से ये शट डाउन हो रहा है। चलिए इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं इसका। अच्छा जी, और ये जब प्रोजेक्ट आपके पास स्टार्ट होगा, ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है इस दौरान आप अभी एक क्वेश्चन जो है ना एक बच्चे ने किया है व्हाट्सएप पे कि जो विजुअल स्टूडियो है इनका ये जो है एक्सपायर हो गया है। ठीक है, तो इसका कोई सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है बेटा। इसका सोल्यूशन जो है ना आप गूगल करें, गूगल में ना आप विजुअल स्टूडियो जो भी एंटरप्राइज़ है आपके पास
एंटरप्राइज़ की जो की है ना वो ढूंढें। वो आपको मल्टीपल कीज़ जो है ना वो आपको देगा, मल्टीपल कीज़ आपको देगा, उसमें से जो वन बाय वन